मतलब आज you put an annual report on the ChatGPT and ask the questions to that ChatGPT, they will start giving you answers. तो हम एक 5G एनालिसिस करते हैं, तो उसमें 5G मतलब एनालिसिस एक्चुअली स्टार्ट्स विद द इंडस्ट्री वगैरह वो सब चीज़, बट वो एक अट्रैक्टिव नाम होना चाहिए, तो 5G FIVEG ऐसा 5G हमने एक एनालिसिस का नाम रखा है। सेबी ये डिस्क्लोजर क्यों दे रहा है, कोई भी लॉगिन करता है डीमैट अकाउंट में कि भाई 95% ऑफ द फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडर्स आर अर्निंग लेस देन एफडी, क्यों दे रही है? तो जीरो सम गेम में अगर वो एक शार्क है जो पैसा कमाने वाला है, तो ये सारी छोटी छोटी मछलियाँ जिनको शार्क खाने वाला है, तो आप समझ लो कि आप अगर वहाँ जा रहे हो तो आप बस उस शार्क का फूड बनने के लिए वहाँ पे जा रहे हो। नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो बहुत एक एनर्जेटिक व्यक्ति हैं जो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस मैनेज करते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के साथ ही एक सीनियर फाइनेंस क्रिएटर्स भी हैं जो काफी लंबे टाइम से बहुत ही वैल्यूएबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट बनाते हैं। आज हमने उनसे शेयर मार्केट, ऑप्शंस ट्रेडिंग और बाकी चीजों के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। अब देखिए, मार्केट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मिसगाइड किया जाता है, लेकिन परिमल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और जिनसे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, उनके एक्सपीरियंस से काफी सीखने मिलेगा। तो ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही स्पेशल है हर किसी के लिए जो शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहता है या फिर शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहता है, उसकी सच्चाई जानना चाहता है। तो शेयर मार्केट के काफी सारी डार्क ट्रूथ्स के बारे में भी आज हमने खुलकर बात की है। चलिए तो इस एनर्जेटिक सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार परिमल जी। नमस्कार प्रसाद। पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रसाद। और एकदम मुद्दे की बात करता हूँ कि जो आज की यंग जनरेशन है, दे वांट टू गेट रिच वेरी क्विकली। यस, ठीक है, दे डोंट बिलीव इन समथिंग एज, आप कितना भी बताओ, कंपाउंडिंग बताओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताओ, दे डोंट अंडरस्टैंड इट। सबसे लेजिटिमेट तरीका क्या है जल्दी रिच बनने का? मतलब क्या है कि इनमें पेशेंस है लेकिन थोड़ा लिमिटेड है कि दे वांट टू, जैसे अगर कोई 18 ईयर्स का है या फिर 21, 22 का है, दे वांट टू बाय देयर ड्रीम कार बाय 30, दे वांट टू बाय देयर ड्रीम होम बाय 30। राइट। क्या तरीके हैं जिससे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं? See, I think वैसे we are known for being a boring investor. I think all of मतलब जो भी फॉलोअर्स है हमारे, वो हमें बोरिंग इन्वेस्टर की तरीके से ही जानते हैं। So there are no shortcuts, that's for sure. आप जितना ज़्यादा शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा वो कट लॉन्ग होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सी आई थिंक कहीं ना कहीं बेसिक जो एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए स्टॉक मार्केट से, आई थिंक वो रैशनल और प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स, मतलब हम बहुत सारे सेशंस जब लेते हैं, जब वहाँ पे यंग जनरेशन के साथ जब इंटरेक्शंस होते हैं, तो बोलते हैं नहीं अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमाएंगे और फिर हम इन्वेस्टिंग करेंगे। तो मैं हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि ट्रेडिंग करके अगर बहुत पैसा कमाओगे तो और ज्यादा ट्रेडिंग करके और ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमाते हो? राइट, दैट इज द लॉजिक। मतलब ऐसा क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ट्रेडिंग से एक मिनिमम पोर्शन के साथ मैं एक बड़ा अमाउंट बनाऊंगा एंड देन आई विल स्टार्ट गोइंग इनटू द इन्वेस्टिंग पोर्शन। सो फिर अगर आपको लगता है कि यानी आप कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हो कि जो भी एक कैपिटल है आपका, जो से सपोज 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, आपको लग रहा है कि इस पे मैं ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाऊंगा। अब ये बहुत ज़्यादा रिटर्न क्या है? ये 20% है, 30% है, 40% है, 50% है, 100% है इन अ ईयर? दैट इज द क्वेश्चन। सो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुली ये कर रहे हो, तो देन वो जो भी अमाउंट होगी उसके साथ वही करते रहो ना। राइट। सो कहीं ना कहीं जो एक इरैशनल एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई है, वो उनको लगता है बिगिनर्स लक होता है, इनिशियल आपने कर दिया भाई, ट्रेडिंग कर दी, उसमें पैसा कमा दिया, आपको लगता है यार दिस इज द वे इट इज गोइंग टू हैपन, एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट रियलाइजिंग यार ये नहीं चल रहा है। तो ये बिगिनर्स लक 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो गया, एंड बाद में उस पर आप उस पाथ पे लेके नहीं जा पा रहे हो खुद को, एंड देन कहीं ना कहीं इंटरनली आपको एक वॉइस आ रही है कि भाई ये नहीं हो सकता, आई थिंक यू विल हैव टू बिकम एन इन्वेस्टर। और वही उसी चक्कर में लोग लगे रहते, या तो वो कभी इन्वेस्टर बनते ही नहीं है, या वो उसको इन्वेस्टिंग को मतलब स्टॉक मार्केट को छोड़ ही देते। सो दैट इज द 2 कैटेगरीज वी हैव सीन। सो जैसे आपने बोला कि भाई आपको ड्रीम होम खरीदना है या ड्रीम कार खरीदनी है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि भाई अपने कोर कॉम्पिटेंस पे ज्यादा फोकस करो, वहां से ज्यादा पैसा कमाओ और फाइनेंशियल प्लानिंग करके इन्वेस्टर बनो। सो आई थिंक मतलब उसमें गलत होने के मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है ना वो कम करते जाना है उसमें। यहां अगर आप ट्रेडर बने रहोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है वो आप बढ़ाते जाओगे, और कहीं ना कहीं आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट कि नो कोई ट्रेडर नहीं बन सकता अगर आपके पास वो स्किल्स है। ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस। अगेन आई एम टेलिंग, मैं प्रोफेशन भी नहीं बोलूंगा, इट्स अ फुल टाइम बिजनेस।
अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं जॉब करते करते कर लूंगा, कहीं किसी से सुन के कर लूंगा, तो वो नहीं हो सकता। ओके, तो उस पर आपको कहीं ना कहीं रियलिस्टिक बनना पड़ेगा। आपने कोर कॉम्पिटेंस की बात की, थोड़ा समझाएंगे उसके बारे में कि कैसे वहाँ से कोई भी अपना अर्ली कैपिटल बिल्ड कर सकता है? राइट, आई थिंक कोर कॉम्पिटेंस मतलब उस आपकी फील्ड का कोर कॉम्पिटेंस होना चाहिए। मतलब अगर कोई आईटी में काम कर रहा है तो वो आपका कोर कॉम्पिटेंस है कि आईटी में, तो वहां पे अच्छे से अच्छा जॉब लेके वहां पे अपना कोर कॉम्पिटेंस बढ़ा के वहां अपना प्रोफेशनल इनकम या सैलरी इनकम वो बढ़ाओ। वहां से फिर वो जो सरप्लस है उसको इन्वेस्ट करो। ओके, तो आई थिंक दैट इज द वे टू बिल्ड योर कैपिटल। ओके, क्योंकि अब जैसे एवरीबडी जब ये स्पेसिफिकली ट्रेडिंग इनकम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, और एक नाम हम हमेशा सुनते हैं, हर सारी कम्युनिटी में सुनते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी एक ट्रेडर भी थे और वो एक इन्वेस्टर भी बने। बट सही में मैं बोलता हूं कि कितने लोग ऐसे बन पाए हैं? हाँ, अगर वो 1 करोड़ में एक राकेश झुनझुनवाला बना है, तो व्हाट हैपेंड टू द रिमेनिंग 99 लाख पीपल, 99,99,000, उनका क्या हुआ? तो वी डोंट नो, वी ऑलवेज एडमायर द सक्सेस स्टोरीज। आई अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन के लिए सक्सेस स्टोरीज पे हमने फोकस करना चाहिए, बट वो टू मेक यू अ हार्ड वर्कर, उसके लिए वो सही है चीजें। बट अगर मैं सही बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग करना है ना, फुल टाइम पे फुल्ली उसमें इन्वॉल्व होके सारी चीजें समझ के वो करो। लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन दैट कि जो सीरियस ट्रेडर्स हैं एंड दे आर नोवेयर ऑन सोशल मीडिया and they have developed their algorithms and they're working really hard. I've seen people having 1,000 crore rupees of proprietary book of trading, but उनका full time business and they don't share these tricks with anybody. Because that's क्योंकि वो ट्रिक शेयर करना मतलब आप वहां पे that's the मतलब उसमें जो एक गैप है उस सिस्टम में, उसको आप आइडेंटिफाई करके उसका एडवांटेज ले रहे हो। राइट, इट्स नथिंग, मतलब निगेटिवली नहीं बोल रहा हूं मैं कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बट वहां वो सिस्टम एनालाइज करके या फिर डेटा एनालाइज करके अगर आपको कुछ पॉइंटर्स मिल रहे हैं तो यू कैन डू दैट, बट यू नीड टू नो दैट। सो इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग में सेल्फ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वी शुड नॉट लाई टू आवर सेल्फ, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई स्टूडेंट है या फिर कोई यंग व्यक्ति है 20 से 25 साल की एज का, सो व्हाट शुड दे डू टू अचीव देयर ड्रीम्स अर्ली? क्या उन्हें शुरुआत में स्किल पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सही में स्टॉक मार्केट में आके ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती है। मतलब स्टॉक मार्केट में मैं कभी ये डिमोटिवेट नहीं करूंगा कि इसको नहीं आपको तो जमेगा ही नहीं, आप तो स्टॉक मार्केट में जा ही नहीं सकते। नो, नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट है तो अ स्टूडेंट कैन अफोर्ड टू मेक सम मिस्टेक्स इन अर्ली एज, बट वो मिस्टेक्स जो है कि अगर इन्वेस्टिंग साइड से होती है कि आपने मतलब टू स्टार्ट विद आप एक लार्ज कैप कंपनी, एक ब्लू चिप कंपनी को समझ रहे हो, तो उसके क्या प्रोडक्ट्स है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसा है, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है वो समझ के धीरे धीरे अगर उसमें जाओगे आप, तो आप सही हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कहीं ये समझ रहे हो कि नहीं मतलब बड़े बड़े कॉल्स ऑन टिप्स स्पेसिफिकली वो ज्यादा हो रहा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप कर लिया, ये टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लिया, आजकल तो बहुत सारे फेक भी वो सारी शुरू हो चुके हैं, वहां से अगर शॉर्टकट में एक टिप लेके आप जाना चाहते हो तो फिर वो समझना होगा। एंड ऐसा नहीं है कि उसमें भी लक नहीं है लोगों का। आई थिंक 2020 के बाद स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड जो नए इन्वेस्टर्स आए उन्होंने अभी तक मार्केट फॉल देखा ही नहीं है। Right. एक फॉल देखा था हमने, दैट वाज इन जून, मतलब अक्टूबर से जून तक जो सेलिंग हुई थी फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो वहां पे 15% से हम नीचे गए थे। सो वो फॉल इज नॉट मतलब वो इतना बड़ा फॉल नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर रिवाइवल आया, तो एवरीबॉडी वाज लाइक देखा हमने बोला था ये तो ऊपर ही जाता, इसमें तो नहीं। सो आई थिंक मार्केट की साइकिल्स विल मेक देम अ बेटर इन्वेस्टर ओवर द पीरियड। तो इनिशियली तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट हो तो दे कैन अफोर्ड बिकॉज कैपिटल लिमिटेड होगा, एंड उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ, मतलब मैं पॉजिटिव वैसे इन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, वो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बट एट दैट सेम टाइम अगर ये 20-25 के बीच में बहुत सारे फ्रेशर्स भी आएंगे, और फ्रेशर्स अगर आते हैं वहां पे, तो वहां आई थिंक 8 to 10 आवर्स दे नीड टू वर्क ऑन देयर जॉब जो भी है। उसके बाद मतलब कितना समय उनके पास मिलता है, तो मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट इंट्रोड्यूस फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल, कि आपके इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपको क्या अचीव करना है, उस हिसाब से आई थिंक यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग योर फाइनेंशियल प्लान, एंड देन अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल प्लान, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, आई थिंक पोर्टफोलियो बिल्ड करना वुड बी अ बेटर चॉइस। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा ये निकल कर आया कि स्किल भी बिल्ड करनी है, Yes. और साथ ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखना है। राइट। मान लेते कोई स्टूडेंट है या फिर अगेन यंग व्यक्ति है जिन्होंने ये एडवाइस फॉलो की और एक इनिशियल कैपिटल अच्छा खासा ठीक ठाक सा बना लिया। नाउ इन्हें अगर नाउ दे वांट टू अचीव देयर ड्रीम्स अगेन,
घर खरीदना है, अपना ड्रीम घर राइट या फार्म हाउस लेना है वगैरह, Right. गाड़ी लेनी है अच्छी, तो लॉन्ग टर्म में मिनिमम उनको कितना साल वेट करना पड़ता है ऑन एन एवरेज? Right. कितना टाइम उनको वेट कर, बिकॉज आज की जनरेशन वो नहीं है कि जो रिटायरमेंट की प्लानिंग करेगी। राइट सो थोड़ा शॉर्ट टर्म विजन है, बट अगेन फॉर एग्जांपल मान लेते कि आपकी बातें सुन के उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी फॉलो करना शुरू किया, राइट कितना टाइम उन्हें वेट करना पड़ेगा? ठीक। सो आई थिंक मतलब इसमें अब मैं जैसे कि अभी वी आर लिविंग इन पुणे, सो पुणे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ। से अगर पुणे में एक इंजीनियर आता है, उसको एक इनिशियली एक 50,000 रुपये की सैलरी, 40-50,000 रुपये की, दैट इज द स्टार्टिंग सैलरीज ऑफ दीज बिग कंपनीज, IT कंपनीज आर ऑफरिंग, इवन मैन्युफैक्चरिंग आर ऑफरिंग लिटिल लेसर, तो वो ऑफर कर रहे हैं। तो अब जो ड्रीम्स है उनके, अब ड्रीम्स क्या क्या है कि भाई मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, ये ड्रीम्स नॉर्मली सबके होते हैं। अब अगर एक नया फ्रेशर आता है, 50,000, 40,000, 50,000 उसकी सैलरी है, पुणे में इनिशियली तो घर नहीं है, रेंट पे रहना है, तो भाई चलो दोस्तों के साथ मिल के रह लिए, तो 8-10 हज़ार रुपये का वो रेंटल हो गया। बाद में बाकी लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर ऑफ 15-20,000, सो 30,000 रुपीज़ तक उसका एक्सपेंडिचर है। नाउ ही इज सेविंग ओनली 10,000 रुपीज़। अब मुझे ये पूछना है कि क्या सही में 10,000 की सेविंग के साथ, एंड दिस सेविंग वुड बी इनिशियली 10,000 होगी, नेक्स्ट ईयर वो 20,000 चली जाएगी, 25-30 हज़ार तक ही जाएगी। अब ये सेविंग्स के साथ इफ़ यू वांट टू बाय अ फ्लैट, वो तो नहीं हो सकता, बिकॉज एक इनिशियल लेवल पे 1 BHK आउटस्कर्ट्स ऑफ द पुणे दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 50 लाख 60 लाख 1 BHK की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? सो आई थिंक अगर अफोर्ड करना है, इस चीज को अफोर्ड करना है, तो इधर द इनकम नीड्स टू बी ऑन अ हायर साइड, सो वहां पे वो होना चाहिए। तो बल्क बाइंग जो है रियल एस्टेट में वो नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन फॉर रियल एस्टेट। राइट। सो ये ड्रीम होम वगैरह, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके उसके वो लेने की कोशिश करोगे ना, तो यू विल स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन ऑल योर नीड्स। अब घर नीड है नहीं है इस पे डिबेट हो सकता है, बट अगर अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है उस घर की, मतलब अगर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम वांट की तरफ जा रहे हैं उसमें। सो नीड्स कौन सी है? अभी आप यहां पे फिर से बोरिंग की तरफ तरीके से जाएंगे, तो नीड्स आज की घड़ी में अगर यंगस्टर्स की सबसे ज्यादा कोई नीड है तो वो रिटायरमेंट कॉर्पस बनानी है। बट ये जो चीज़ है वो बहुत आगे जाके, अब जस्ट इमेजिन करो वेन एवर वी टेक सेशंस ऑन हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसमें हम हमेशा यही बात करते हैं कि वर्किंग लाइफ जो है वो कम होती जा रही है। अब मेरे पिताजी का जनरेशन, दे स्टार्टेड देयर जॉब एट 22 एंड दे रिटायर्ड एट 60, सो मतलब 38 इयर्स का उनका जॉब का ये पूरा फेज था। अब जस्ट इमेजिन करो, मतलब आजकल तो ग्रेजुएशन के बाद कोई इमीडिएटली जॉब नहीं लेता, भाई पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिर वो उसके बाद जॉब लेके, तो 24-25 के एज में वो जॉब लेते, और रिटायर सबको 45 में होना है आज। सो 45, अब वो हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर टू मच ऑफ स्ट्रेस है, दैट्स व्हाई पीपल वांट टू रिटायर अर्ली। तो ये सारी चीजें हैं। सो जहां पहले 38 इयर्स तक जॉब हो, 38 इयर्स का जॉब लाइफ था, आज वो 20-25 इयर्स का है। सो इसका मतलब, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्लियर जनरेशन की वाज अराउंड 70-75, एंड नाउ विद द मेडिकल प्रोग्रेशन इन ऑल दोज थिंग्स, द एक्सपेक्टेशन, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेशन कुड बी एट 80-85। मतलब अगर आज आपको 45 में रिटायर होना है और 85 तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो जहां पहले वो 60 को रिटायर हो रहे थे और 70 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, उनको सिर्फ 10 साल का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना था। आज की घड़ी में यंग जनरेशन को 40 साल का कॉर्पस बनाना है। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि वो कितनी जरूरी है वो नीड। राइट। या तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो काम करता जाऊंगा, सो ये दैट्स अनदर चैलेंज। टेक्नोलॉजी इज पोजिंग दैट चैलेंज। AI हो, ML हो, इसकी बातें अगर हम करते हैं, चैट GPT जैसी चीजें, मतलब आज कितनी सारी चीजें, एनालिस्ट लोगों की कितनी सारी, यू विल बी सरप्राइज टू नो, यू पुट एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द चैट GPT एंड आस्क द क्वेश्चंस टू दैट चैट GPT, दे विल स्टार्ट गिविंग यू आंसर्स। सो मुझे बताओ कि एक एनालिस्ट का जॉब कितना आसान हो रहा है। मतलब अगर एक कंपनी को एनालिस्ट चाहिए, वो एनुअल रिपोर्ट अपलोड कर देंगे चैट GPT पे, एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस, बस मुझे ये बताओ ये क्या कंपनी का है, एंड दे आर फाइंडिंग, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, यू जस्ट एक्सपेरिमेंट दैट विद चैट GPT एंड दे विल गिव यू आंसर्स। ये मुझे भी नहीं पता था। दिस इज द वे टेक्नोलॉजी इज गोइंग अप। आप कोई भी आर्टिकल करो, कोई भी ये करो, और चैट GPT पे डाल दो, बोला मुझे इसका जिस्ट दो, इट विल गिव यू। आप यही एक एनालिस्ट को बोलोगे, वो दिन लगाएगा पूरा करने में, पढ़ के, ये करके, वो करके, और वो आपको 2 मिनट के अंदर आंसर दे देगा पूरा। और आपको लगेगा यार ये तो, मतलब यू विल बी, आई हैव टेस्टेड दिस पर्सनली। मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ के जितना उसका, और बहुत थोड़ा सा मुश्किल इंग्लिश वाला था, तो मैंने जितना उसका इन्फरेंस निकाला था, उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स अच्छा इन्फरेंस चैट GPT ने निकाल के दिया मुझे।
बोला यार ये तो मेरा एंगल मेरे थॉट में आया नहीं था ये इसका इन्फ्रेंस, बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग ना, तो ये इतना आगे जा रहा है चीज. सो एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू किल अ लॉट ऑफ जॉब्स. नाउ यू नीड टू बी अ स्मार्ट यूजर ऑफ दैट टेक्नोलॉजी. तो वो आपको बनना है. So technology is going to pose a lot of challenges. There is no doubt about that. So again, coming back to the answer. So needs पे focus करना है. So retirement corpus बनाना ये need है आपकी. अगर इसको want बना के रखोगे और iPhone 15, 16 लेना है, उसका EMI चलेगा मुझे. But I will not do an SIP. I think that can backfire big time over the longer horizon. और वो जो चीज है, मतलब मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करना है, नहीं हम अचीव करना है. अब जैसे हमने बोला कि कितने लोग, व्हाट इज ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, राइट. अगर आप जीत रहे हो तो किसी न किसी को हारना है. सेबी ये डिस्क्लोजर क्यों दे रहा है? कोई भी लॉग इन करता है डीमैट अकाउंट में कि भाई 95% ऑफ द फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडर्स आर अर्निंग लेस देन एफडी. क्यों दे रही है? सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. इट्स अ जीरो सम गेम. सो 1% हु आर अर्निंग इन दैट गेम आर वेरी शार्प एंड shrewd. And 99% of the people who are losing, they are retail investors or traders. Right. So ये कहीं ना कहीं उनको समझना होगा इस चीज को. So ये अब मैं अगेन, so अब ये ट्रेडिंग में हमने क्या लूज किया. अब जस्ट इमेजिन करो, आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट, कल ही आया था आई थिंक, रिलायंस म्यूचुअल फंड होता था, हाँ, अब निपॉन बन गया. सो रिलायंस ग्रोथ फंड, मतलब उनका मिड कैप फंड, 10 रुपए पे एनएवी शुरू हुई थी उसकी. आज पता है उसकी एनएवी कितनी है? 3500 रुपीज. म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग आप देखो 350 टाइम्स हुई है. ठीक है, म्यूचुअल फंड की बात, देयर आर लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड जो 2000 2500 के एनएवी तक जा चुके हैं, ऐसा नहीं है. सो अब किसी ने पोस्टपोन कर दिया अपना इन्वेस्टमेंट करना. जैसे हमने बात की अभी कि चलो हम एक ऑन एन एवरेज 25 का बंदा है और उसको 55 में रिटर्न होना, 30 साल का, 30 साल में ये हुआ है इसमें. अब आप पहली इन्वेस्टमेंट जो इंस्टॉलमेंट है उसको आप लेट कर रहे हो. आपने बोला कि नहीं यार मैं ना अगले महीने करता हूं. हाँ. मतलब जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती थी आपकी, हाँ, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया. मतलब 10 रुपए का 3500 रुपए हो सकता था, 100 रुपए का 35,000 रुपए हो सकता था, 1000 रुपए का 3,50,000 हो सकता था, 10,000 का 35 लाख हो सकता था. तो ये पहली इन्वेस्टमेंट आपने जस्ट पोस्टपोन कर दिया, मैं ना अगले महीने से करता हूं, और आपकी रिटायरमेंट का तो डेट फिक्स है. सो मतलब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट फिक्स है आपके पास इन अ वे, राइट. और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पोस्टपोन कर दी. अब ये इमेजिन, मैं तो सिर्फ 1 महीने की बात की, लॉट ऑफ पीपल पोस्टपोन इट बाय 1 month, 2 months, 5 months, 1 year, 2 year, 3 year. दैट्स द रीजन. सो यहां अगर इनिशियल डेज में ही फाइनेंशियल प्लानिंग से एटलीस्ट कैलकुलेशन करके रखो ना, व्हाट टू अचीव, ये अगर दिमाग में रहेगा तो देन हाउ टू अचीव ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो चीज. सो फिर वो रैशनली ही ये करेगा. मैं लॉट ऑफ पीपल गेट डिसअपॉइंटेड. मतलब मैंने बहुत वैसे कम कर दिए वीडियो स्टॉक्स पे बनाना, बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट व्हेन यू मेक अ वीडियो पीपल स्टार्ट फाइंडिंग एडवाइस इन दैट वीडियो और टिप कि अरे ये इन्होंने बोला था कि इस पे मैं मतलब ये स्टॉक लेने का बोल रहा. मतलब दे वांट, मतलब बायस्ड पहले ही रहते हैं वो, थंबनेल देख के आ जाएंगे एंड देन दे विल बाय. सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. सो आप एक टिप बेस्ड इस पे ही थॉट प्रोसेस पे चले जाओगे. फाइनेंशियल प्लानिंग ये तो बहुत बोरिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग कौन करेगा इतना. अरे बट इट इज नेसेसरी फॉर यू, दैट इज नॉट योर कोर कॉम्पिटेंस. दिन भर का 10-12 घंटे का काम करके आप कहीं किसी ग्रुप पे या किसी यूट्यूब पे एक वीडियो देख के अगर आप उसका डिसीजन ले रहे हो इन बाइंग का, तो मतलब आई थिंक यू आर स्पेकुलेटिंग. आप बायस्ड हो और उसने आपको अप्रूव कर दिया कि ठीक है तू कर, बराबर है वो जो कर रहे हो. सो आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम. सो फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल पे अगर चले जाएंगे हम, that would be better for majorly, मतलब retail investors के लिए. There are, and again I always give that disclosure कि this, मैंने वो टर्म भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, तुच्छ प्राणी की. मतलब मैं खुद को बोलता हूँ कि मैं तुच्छ प्राणी की जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है. हाँ, ठीक है. एंड वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. यस. एंड वी बिलीव इन कि भाई अगर आपकी जीडीपी 7%, 6-7% से ग्रो कर रही है, अगर आपकी जीडीपी इकोनॉमी में 4-5% का इन्फ्लेशन है, 10 से 12% का आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, उस पे 1.1 to 1.2 टाइम्स का अर्निंग मल्टीपल लगा लो, 13 से 15% का अर्निंग्स ग्रोथ आपका हो सकता है इकोनॉमी. एंड दैट इज द रिटर्न यू शुड एक्सपेक्ट. बट उसको भी लोअर कर दो और 12% से ही कैलकुलेशन करो सारी. सो आई थिंक दिस इज रैशनल एक्सपेक्टेशन. 6 साल में वो डबल होगा पैसा 12% की कंपाउंडिंग में. अगर एफिशिएंटली करते रहोगे, एवरेजिंग वगैरह करते रहोगे, थोड़ा ब्लेंड स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स का भी साथ में लोगे, तो देन दैट यील्ड कैन गो अप टू 13-14%. मतलब 6 की जगह 5 साल में पैसा डबल हो सकता है. कंसिस्टेंटली अगर करते जाओगे
तो आई थिंक देयर विल बी साइकिल्स जिसमें आपकी कंसिस्टेंसी कैन टेक योर रिटर्न्स लिटिल मोर अपवर्ड्स. राइट. सो आई थिंक ये थॉट प्रोसेस अगर फॉलो करोगे ना, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. और बहुत बार हमें लगता है कि मल्टी बैगर स्टॉक मिला तो ही मैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर हूँ. फॉर मी द पर्सन हु इज अचीविंग हिज और हर फाइनेंशियल गोल इज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. राइट. सो बस उसी एंगल से अगर हम सोचेंगे तो बढ़िया रहेगा. सो बट कैसा है कि यंग जनरेशन को ये एडवाइस बड़ी बोरिंग लगती है. राइट. 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 स्टॉक्स के बारे में बताया तो फिर मजा आता है. राइट. एंड कंपाउंडिंग का मैजिक ये है कि जैसे आपने बोला कि शुरुआत में 4-5 साल लगते हैं पैसा डबल होने में. इफ़ यू स्टे पुट, आप बने रहते हो तो फिर 4 साल लगेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 3 साल लगेंगे, फिर तो ऐसा आता है कि हर साल डबल होने लगता है और उससे भी ज़्यादा होने लगता है. सो मतलब दैट्स अ रियल मैजिक कि अगर आप 12% के हिसाब से जो भी अमाउंट है या 15% के हिसाब से अगर आप ब्लेंड करते हैं, उसके रिटर्न्स आप निकालते हैं तो 15-20 साल में मैजिक क्रिएट हो जाता है. राइट. तो अभी परिमल जी प्रॉब्लम ये है मार्केट में कि पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला. तो हो क्या रहा है कि दे नाउ एंटरिंग इनटू द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो एक तो वो जनता है जो डायरेक्टली फ्यूचर ऑप्शन में जा रही है, जिनको थोड़ी बहुत समझ है मार्केट की. राइट. फिर मैं अभी रिसेंटली देख रहा हूँ कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, छत्रपति संभाजी नगर है, ठीक है, महाराष्ट्र में. नॉट जस्ट महाराष्ट्र, दिल्ली साइड में भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे, हरियाणा साइड में देख रहा हूँ. तो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं. नाउ ये एक्सपर्ट्स के पास कोई सेबी का लाइसेंस नहीं है. व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग कि मैं आपको मंथली 10 to 12% निकाल कर दूंगा. एंड दे से कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम मार्केट में इन्वेस्ट करें. कोई F&O का नाम लेता है, फ्यूचर ऑप्शंस का, कोई कमोडिटी का नाम ले रहा है. पीपल आर इन्वेस्टिंग हेवीली. अभी 2-3 एक्सपोज हो गए, मैंने रिसेंटली वीडियोस भी बनाए. तो लोगों के करीब एक छोटा सा गांव है, छोटा सा विलेज है. वो विलेज के मतलब साइज भी उतनी नहीं रहेगी, 20 करोड़ उस विलेज से वैनिश हो गए. ठीक है, हार्ड एंड मनी. ठीक है, जस्ट फॉर कि मतलब एक मतलब वन लेडी थी, वो रो रही थी. हमने तो ये सोचा कि हमारी बेटे के पढ़ाई के लिए हो जाएगा. नाउ अगेन ठीक है, एक्सपेक्टेशन आपके रैशनल नहीं है. कहीं ना कहीं 10% एक्सपेक्ट करो तो साल का डबल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही है. तो इसमें अगर कोई एक्शन प्लान हो इन लोगों के लिए कि एक सिस्टमैटिक ये प्रॉपर प्लान आप फॉलो करो, इससे आपकी वेल्थ बन जाएगी. आपका मतलब जो भी ड्रीम है वो भी पूरा हो जाएगा. बट ठीक है कि 2 साल में नहीं होगा, लेकिन 8-10 साल में हो सकता है. बच्चे की एजुकेशन है तो 2 साल में नहीं होगा, 8-10 साल में होगा. सो दैट इज अ टाइम फ्रेम आपको देना पड़ेगा, मिनिमम 8-10 साल. तो वो क्या 2-3 एक्शन पॉइंट होंगे जो आप फॉलो करोगे तो आपका मतलब मामला क्लियर हो जाएगा. राइट. सी आई थिंक उसमें आई अंडरस्टैंड अभी मतलब उसके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी होना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास. वो सबसे बड़ा लैकिंग है अपना. अगर एजुकेशन सिस्टम का बात करेंगे, जैसे आपने बोला वो लेडी है और वो पैसा उन्होंने दे दिया एंड अल्टीमेटली वैनिश हो गया. सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरीज आई हैव सीन दैट इन हैपनिंग इन कोल्हापुर महाराष्ट्र में या सांगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है. 400 करोड़ रुपए गायब हुए वहाँ पे ऐसे लोगों के. एंड दे वर सेइंग दैट कि ये 15% पर मंथ या फिर 5% पर मंथ या 10% इस टाइप के स्कीम्स वो चल रहे थे. सो आई थिंक कहीं ना कहीं सेबी इज ट्राइंग रियली हार्ड विद दिस थिंग्स एंड दैट्स वाई इन्वेस्टर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो दे आर ट्राइंग टू है. मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर है तो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ एड्स. IPL चल रहा है अभी, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ एड्स. म्यूचुअल फंड सही है. बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं. एंड सेबी का इतना जबरदस्त मैंडेट है उस पर कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना और ज्यादा पॉपुलर होता जाना चाहिए. वो एक कल्चर लाएगा इन्वेस्टिंग का एंड रैशनैलिटी लाएगा साथ में. तो ये बहुत जरूरी है इस कल्चर को और ज्यादा बढ़ाना. आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट दैट कि नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि नहीं कोई जाके स्टॉक्स में ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. But 99% of the people are actually losing money over there or they are earning less than the FD returns. There is a problem. Right. So उनके लिए सही में बहुत बढ़िया है. To start with, it's better to go start with an index fund. कोई प्रॉब्लम नहीं. जो 50 50 आपको दिख रहा है, जो सेंसेक्स आपको दिख रहा है, I think उनके साथ भी आप शुरुआत करोगे, at least you will not get disappointed with that. To start with that. Plus ये हो गया. प्लस देर इज अ रूल वी ऑलवेज सजेस्ट टू पीपल. एक 50-30-20 का रूल मैं हमेशा बोलता हूँ. नॉर्मली ये रूल आया है यूएस से. 50-20-30 है वहां पे. अच्छा. क्योंकि वो बोलते हैं कि 50 रुपए आप खर्च करो, 20 रुपए आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए यूज करो, 30 रुपए आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए. सी दे आर स्पेंडिंग कल्चर है और वहां पे सेविंग्स का आइडिया इतना नहीं है ज्यादा. बट इंडिया में अगर हम बात, और वहां पे सोशल सिक्योरिटी भी है, तो यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है. वी विल हैव टू मैनेज आवर पेंशन. सो आई से दैट कि 50-30-20 कराओ.
₹50 में एक्सपेंडिचर प्लान करो आपके, जिसमें आपका EMI भी इंक्लूड होना चाहिए या फिर आपका रेंट भी इंक्लूड होना चाहिए। 50 में वो ₹30, ₹100 अगर आप कमा रहे हो तो ₹30 आप आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करो, जिसमें रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना आएगा, जिसमें आपके चिल्ड्रन बच्चों के एजुकेशन का कॉर्पस बनाना आएगा, जिसमें आपका पहले घर का भी कॉर्पस आ सकता है जो डाउन पेमेंट का है। अब वहां पे जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि नहीं उनको तो इमीडिएटली 4-5 साल में घर चाहिए, अगर वो कर लोगे और ये 50-30-20 में ये 30 का पोर्शन ही नहीं रखोगे तो फिर आप घर बना पाओगे, एंड देन यू विल स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ये ₹30 जो है वो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए, जिसमें प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने की, बिकॉज देयर इज नो पेंशन नाउ। अर्लियर जनरेशन को पेंशन थी, इस जनरेशन को कोई पेंशन नहीं है, आप आपके खुद पेंशन मैनेज करो। yes. तो वो 30% है दैट शुड गो टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, और 20 के साथ आप आपके वेरिएबल गोल, शॉर्ट टर्म गोल जो है घूमना फिरना, गाड़ी लेना, ये करना, वो आप कर सकते हो। कोई बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये 20 जो है वो उसको 50 में ऐड कर देते हैं, 70 में जैसे कि हम हमारा घर चलाएंगे और मैं घर अगर का EMI थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इसको यूटिलाइज करके कर सकता हूं, सो नो प्रॉब्लम, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स विद दिस दैट 30% सेविंग्स। सो लॉन्ग टर्म गोल अगर करना है फॉलो 30%, तो वो पैसा कहाँ पे डाला जाए? सो नॉर्मली एसेट क्लास तो इक्विटी ही होना चाहिए उसमें। इफ यू आर गुड इन्वेस्टर, स्टॉक में पिकर अच्छे हो और इन्वेस्ट करके रख सकते हो तो यू कैन इन्वेस्ट इनटू डायरेक्ट इक्विटी, अदरवाइज इट्स बेटर टू गो विद म्यूचुअल फंड्स। सो नॉर्मली मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए आपका अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो। 5 to 7 years यू कैन गो फॉर लार्ज कैप फंड्स, 7 to 10 years यू कैन गो टुवर्ड्स फ्लेक्सी कैप या थोड़ा सा मल्टी कैप काइंड ऑफ फंड्स या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, एंड 10+ years का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ही अपने स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में जाना चाहिए। अब लास्ट ईयर में 50-60% के रिटर्न्स देखे हमने स्मॉल एंड मिड कैप में, सबके एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गए, भाई ऐसा ही चाहिए मुझे हर साल, और वो नहीं हो सकता। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है उसमें ज्यादा रहती है, वोलेटिलिटी उसमें ज्यादा रहती है इन द शॉर्टर ड्यूरेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इन द शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म रखोगे तो आई थिंक देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बिकम्स ऑलमोस्ट नील और जीरो, दैट्स व्हाट द डेटा, ट्रेलिंग ईयर डेटा इज सजेस्टिंग। सो इस हिसाब से आपने करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरा गोल तो 15 साल का है तो मैं सारा का सारा ही डाल दूंगा स्मॉल एंड मिड कैप में, तो ये भी एक गलती हो सकती है। सो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कि भाई 15% गोइंग टुवर्ड्स स्मॉल कैप फंड्स, 20% गोइंग टुवर्ड्स मिड कैप फंड्स, 15-20% गोइंग टुवर्ड्स मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स, लार्ज कैप का भी उसमें एक ब्लेंड होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू शुड बिल्ड योर ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन, सब एसेट एलोकेशन आल्सो। गॉट इट। सो अगर मैं समराइज करूँ तो कुछ इस तरह है कि अगर आपको स्कैम में फंसना नहीं है और अपना पोर्टफोलियो भी अच्छे से बिल्ड करना है, अपने ड्रीम्स भी कंप्लीट करना है, तो यू कैन गो विथ म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक में एक्सपर्टीज है तो उसमें जा सकते हो। उसमें जैसे परिमल जी ने बताया कि 5 साल का टाइम होराइजन है तो लार्ज कैप, 7 years है फ्लेक्सी कैप, 10+ year है तो मिड और स्मॉल कैप की तरफ आप जा सकते हो। वोलेटिलिटी ज़्यादा है इसलिए टाइम होराइजन आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 5-10 साल आपको मैनेज करना पड़ेगा, एंड देन आपकी जैसे वेल्थ बननी शुरू हो जाएगी, पैसिव इनकम वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। हालांकि आजकल पैसिव इनकम का नाम लेने में भी थोड़ा ये डर लगता है बिकॉज लोगों ने ना उसको काफ़ी मलाइन कर दिया है। ठीक है, पर्टिकुलरली MLM वाले लोग हैं, बाकी लोग हैं कि यू विल गेट पैसिव इनकम, जबकि एक्टिवली करना पड़ता है, उसमें बेचनी पड़ती है चीज़ें। सो तो रियल पैसिव इनकम, जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि यू शुड हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेज, तो ये इनकम सोर्स आपकी 10 साल बाद शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यंग जनरेशन इज गोइंग टुवर्ड्स ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगर कोई बिगिनर है जो इस वीडियो को देख रहा है, नाउ प्लानिंग टू एंटर, क्योंकि देखिए अभी होता क्या है, ऑप्शंस में क्यों लोग जाते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक जैसे हमारे गली में एक लड़का है, एंड आई टोल्ड हिम कि जैसे स्टार्ट हुआ तो उसने बोला कि नहीं मैं ट्राई करता हूँ। उसने जॉब वॉब छोड़ के वो होम टाउन आ गया, तो वाईफाई वगैरह लगा दिया और प्रॉपर दोस्त की स्क्रीन जो आजकल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, हाँ प्रॉपर सेटअप, और कुछ शॉप्स है। ठीक है, सो हमारे ऑफिस में 1-2 लोग हैं पैठन के, सो उनके होम टाउन में शॉप्स है जो आपको 25,000 में ये मिलेगा, आपको 30,000 में ये वाला मिलेगा। ठीक है, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर लोग उसको एकदम कुछ प्रो हो जाते हैं, उनको लगता है यार मैं प्रो हो गया, 2 स्क्रीन लगा दूंगा, एकदम मोटिवेशनल गाना लगा देंगे, एंड देन पीपल आर लाइक वाओ ग्रेट कूल। तो इस तरह से अब होता क्या है कि ये जो शख्स है जो ये कर रहा है, इवन दो इसको लॉस होगा तभी ये 4 लोगों को ये बताएगा कि मुझे हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट के फिगर्स और बाकी चीजें भी लोग बहुत बड़े स्क्रीनशॉट्स उसके भी सॉफ्टवेयर से तो अल्टीमेटली जहाँ तक मतलब ओवरऑल देखा जा रहा है, तो इस वजह से क्या है कि कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो उस दोस्त ने, जैसे जो मेरी कॉलोनी में रहता है, उसने उसके दोस्त को बताया कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। वो मेरे पास आ गया, बोल रहा है कि प्रसाद आई वांट टू लर्न दिस थिंग।
मैंने बोला लुक यार कोई मतलब नहीं बनता एक्चुअल में यहाँ पे पैसा, ब्रोकर का बनेगा, बाकी लोगों का बनेगा, तुम्हारा बनना बहुत मुश्किल है, बेटर यू फॉलो दिस वे लॉन्ग टर्म वाला। बट उसको अगेन बोरिंग लगा एंड मैंने उसको बोला कि जो भी शख्स है ही विल डू इट फॉर मे बी 6 months 1 year, दैट इज द एवरेज टाइम होराइजन फॉर नॉर्मल ट्रेडर्स। That's what the data is. एक दो साल करते हैं लोग। तो अभी नाउ दैट गाय इज लाइक लुकिंग फॉर अ जॉब अगेन, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो यहाँ पे एक यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप, दोज हु आर प्लानिंग टू एंटर इनटू फ्यूचर्स ऑप्शंस, या फिर है जल्दी, मतलब हम कितना भी कुछ बोले पीपल वांट टू मेक मनी क्विकली, और ऑप्शंस ये है कि लिवरेज इतना स्ट्रांग है कि 1% यहाँ बढ़ गया तो वहाँ पे 20% 30% के चांसेस बन जाते हैं। तो मतलब व्हाट इज़ योर व्यू ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग? एंड एक बिगिनर है जो स्टार्ट कर रहा है, जिसे नहीं पता एंड उसके भी दोस्तों ने प्रॉफिट कमाया है, उसके लिए आपका सजेशन क्या रहेगा? सी आई थिंक पहले तो ये देखना होगा कि ये डेरिवेटिव्स होते क्या है, मतलब ये क्यों डेवलप हुए। आई थिंक उसकी हिस्ट्री पता नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि भाई 1% की मूवमेंट पे 10% मिलेंगे, 2% की मूवमेंट पे 20% मिलेंगे, उस हिसाब से आई थिंक दैट्स व्हाट दे सी कि अरे अनलिमिटेड प्रॉफिट है, यहाँ तो प्रॉफिट की गंगा बहेगी। सो आई थिंक दीज प्रोडक्ट्स वर डेवलप्ड फॉर हेजिंग योर बिगर पोर्टफोलियोज। सो ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया था, मतलब जब ये फ्यूचर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए यूएस में पहले, तो ऑब्जेक्टिव इज सो गुड। मतलब पहले हमने तो फॉरवर्ड सुने हुए कि भाई बारिश होगी, प्रॉब्लम होगा तो कमोडिटी के फॉरवर्ड्स ले लो भाई, मतलब अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, भाव बढ़ जाएंगे। अंडरस्टूड, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। यहाँ पे क्या लॉजिक है? मतलब आपकी कोई अंडरलाइंग पोजीशन ही नहीं है, मतलब आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है और आप मार्केट में जाके नेगेटिव पोजीशन क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए। सो यू आर क्लियरली स्पेकुलेटिंग दैट। सो अब अगर आपको are you an operator or मतलब big speculator की who is giving a direction to that some particular trade, so then it's different. बट अगर कोई आ रहा है ऐसा करके, मतलब एक चीज समझ लेना, जैसे हमने पहले भी बोला था जीरो सम गेम में, अगर वो एक शार्क है जो पैसा कमाने वाला है, तो ये सारी छोटी छोटी मछलियां जिनको शार्क खाने वाला है आगे, तो आप समझ लो कि आप अगर वहां जा रहे हो तो आप बस उस शार्क का फूड बनने के लिए वहां पे जा रहे हो, क्योंकि आपको लूज करना है, तो आप लूज करोगे तभी तो वो जीतेगा, राइट। सो ये समझना बहुत जरूरी है। सो ये एक्चुअली अंडरलाइंग ये प्रोडक्ट्स क्यों डेवलप हुए हैं, ये यंगस्टर्स ने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये समझ लेंगे ना, तो देन गोइंग टुवर्ड्स दैट उसके चांसेस कम हो जाएंगे। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हेजिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए थे, बट वो प्योर स्पेकुलेशन के लिए यूज होने शुरू हो गए। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मुझे हमेशा कभी कोई लगता है, मतलब आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन सेबी, बिकॉज हमारे कॉलेज से बहुत सारे लोग सेबी में प्लेस हुए थे, तो व्हेन वी डिस्कस विद देम, तो मैंने उनको वही बोला कि यार तुम ना एक नया रूल लेके आओ कि अगर फ्यूचर्स ऑप्शंस में किसी को ट्रेडिंग करनी है ना, दे विल हैव टू पास दिस वन एग्जामिनेशन। 99% ट्रेडर्स, मतलब जो मरने वाले फ्यूचर्स ऑप्शंस में है, वो तो बाहर ही हो जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड टू ट्रेड, राइट। सो वो मार्केट वैसे ही हो जाएगा। बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल से कि यार ऐसा थोड़ी होता है मार्केट डेवलप, तो ये तो मतलब ये तो आहुति है आपको डेवलप करने के लिए आपकी मार्केट को। सो आई थिंक मैं वही बोलता हूँ कि एटलीस्ट जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो इस आहुति का पार्ट ना बने। अभी जैसे आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि आपको अंडरलाइंग देखना पड़ेगा एसेट क्या है और उसके पीछे का लॉजिक देखना पड़ेगा। जैसे कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में पैसा इसलिए बनता है क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन, राइट। तो जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे शेयर प्राइस बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिजनेस बढ़ गया लॉन्ग टर्म में और शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगी, राइट, या वाइस वर्सा भी नहीं होगा, राइट। तो अभी यहाँ पर मुझे याद आता है कि चार्ली मंगर कुछ 2 से 3 साल पहले जब बिटकॉइन का बबल आया, सो ही सेड कि बिटकॉइन का कोई अंडरलाइन नहीं है, ठीक है, दैट इज अ प्योर स्पेकुलेशन, और ये कब तक चलेगा भगवान जाने। एंड ही गॉट क्रिटिसाइज हेवीली लेटर ऑन, जब वो बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज फेल हो गई क्रेजीली, राइट, तो लोगों को पता चला इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। सो सिमिलरली यहाँ पर भी जो है, सो अगर मैं समराइज करूँ परिमल जी की बातें, तो आपको ये देखना पड़ेगा इफ यू आर एंटरिंग इनटू फ्यूचर्स ऑप्शंस और बाकी चीज़ें, तो आपको देखना पड़ेगा दे आर क्रिएटेड फॉर हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट के लिए बने ये प्रोडक्ट, और रिस्क मैनेज करके मतलब काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे पैसे अपने सेव किए, इट्स लाइक अ इंश्योरेंस। तो वो आपको देखना पड़ेगा एक, और अगर आप अंडरलाइंग लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि इफ आई एम बाइंग द ऑप्शन ऑफ निफ्टी, हाँ एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो और क्यों, आपका उसके पीछे का रैशनल क्या है आपका, उसका एनालिसिस आपका अगर है तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड टेक दैट कॉल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। एंड द बेसिक थिंग इज लाइक crores ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग ऑन अ डेली बेसिस, ये करोड़ों लोग अलग अलग होते हैं। सो इसीलिए मतलब बेंजामिन ग्राहम की जो बुक है, जैसे कि एक उनका सिक्योरिटी एनालिसिस था, सिक्योरिटी एनालिसिस, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि एंड
दूसरा उनका जो बाइबल कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उन्हें कहते हैं कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि मिस्टर मार्केट कल कहाँ क्या आएगा, करेगा, ठीक है, वो हर दिन आपके पास नई प्राइस लेकर आएगा, देन यू नीड टू डिसाइड कि वो प्राइस आपके लिए सही है या नहीं है। बाकी नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। तो बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन की बातें करते हैं, बट व्हाट यू कैन प्रेडिक्ट इज द बिजनेस ग्रोथ, और उसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में पैसे बना सकते हैं। जैसे और एक सवाल मतलब मेरा अंदर से है कि लाइक एवरीबडी टॉक्स अबाउट फ्यूचर्स ऑन ऑप्शन एंड नोबडी टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने पर्सनली जो देखे हैं, मतलब आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने जितने बिलियनियर्स देखे हैं ना, सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं, ठीक है। वॉरेन बफेट, उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट की और फिर वो जो पैसा आया फिर उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया। चार्ली मंगर है, फॉलोड द सेम पाथ। मैं अगर जोएल ग्रीनब्लैट की बात करूँ, जिन्होंने 40% कंपाउंड रिटर्न दिए, उन्होंने पहले फंड चलाया। राइट। मोहनीश पाबरे की हम बात करेंगे, Yes. ठीक है, ही हैज़ डन द सेम थिंग। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, जैसे कि अगर डॉली खन्ना की बात करें, दे सोल्ड द बिजनेस एंड उसमें से पैसा उन्होंने मार्केट में डाला एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। या फिर सबसे बड़े जो राकेश झुनझुनवाला की बात होती है, उनका भी सबसे बड़ा पैसा 2-4 स्टॉक्स में ही सबसे ज्यादा बना है। तो भले ही माना कि वो देवर पार्ट ऑफ द इनिशियल जर्नी, बट अल्टीमेटली जो बिगर वेल्थ बनाई है, टाइटन में बनाई है, ल्यूपिन में बनाई है उन्होंने, मेजर जो वेल्थ बनाई है। सो आई थिंक वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इक्विटी या फिर बाकी, जैसे आपने बोला, बाकी जो लिस्ट भी अगर इंडियन बिलियनियर्स की लिस्ट निकालेंगे तो सारे के सारे प्रमोटर्स है। तो उनके बिजनेस में ही मतलब इक्विटी स्टॉक बढ़ा है तभी उनका बढ़ा है। ऐसा थोड़ी है कि अरे हाँ, मतलब मुकेश अंबानी जी का वेल्थ आज रिलायंस के स्टॉक पे तोला जाता है, वो एंटेलिया का वैल्यू कितना है वो कोई उसमें कैलकुलेशन में नहीं लाता है कोई। सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इक्विटी में अगर आप होल्डिंग करके रखोगे तो ही कंपाउंडिंग का मैजिक बहुत सही वर्कआउट होगा। तो कोई बिलियनर आपको मिला है जो ऑप्शन से बना हो, मतलब? आई हैव नॉट सीन दैट। बिलियनर नहीं, मैंने मिलियनियर भी नहीं देखे अभी तक। ओके एटलीस्ट प्योर ऑप्शन से, या मतलब देर आर, आई नो लॉट ऑफ पीपल आर मैनेजिंग प्रोप्राइटरी बुक ऑफ थाउजेंड ऑफ करोड़, बट वो ट्रेडिंग उनका भी मतलब अल्टीमेटली एक पोजीशन बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग में ही होती है। सो दे नो वो, अब यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब मैं उस ट्रेडर से बात की थी, ट्रेडर मतलब उसका एक पोर्शन उसमें बोला यार, मतलब कुछ माइंड को इन्वॉल्व रखने के लिए ये सब चीज़ें करना पड़ता है, अदरवाइज आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो उसके लिए, बट दे नो दैट कि दिस इज द पोर्शन, इसके ऊपर ये जाएगा नहीं। सो तो थोड़ा मार्केट में रहने का भी उनको फील आता है उसमें। गॉट इट। अगर मैं आपकी बात करूँ तो विल स्टार्ट विद योर इनिशियल जर्नी। आपने मतलब प्लान करके आए थे या फिर आप जस्ट जैसे मेरा तो केस ये था कि सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैंने सोचा कि चलो शायद यही एक ऑप्शन है। सो व्हाट इज योर जर्नी? नहीं, आई थिंक मेरे घर में इन्वेस्टिंग का कल्चर था थोड़ा सा, मतलब माय फादर वाज वर्किंग विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो उनका मतलब तब आई स्टिल रिमेंबर, शायद मैं इसमें इंटर हुआ उसके पीछे एक दो रीजंस है। वो पहला रीज़न मतलब आईपीओ का कल्चर हमारे इसमें था। आईपीओ में मेरे दादाजी भी इन्वेस्ट करते थे, मेरे पिताजी भी इन्वेस्ट करते थे। मतलब कोलगेट का शेयर में आज भी मुझे वो स्टोरी वो हमेशा सुनाते हैं कि 25 रुपये का एक स्टॉक था और 25 स्टॉक का वो लॉट था, 625 रुपये इन्वेस्ट किए थे हमने, एंड दैट हैज़ टर्न इनटू लैक्स ऑफ रुपीज़ नाउ। सो वो कंपाउंडिंग का मैजिक हमने देखा है। बट उसमें भी मैं एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ, ये एक आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया था उन्होंने, बहुत सारे आईपीओ में इन्वेस्ट किया था जिसके कुछ चले भी नहीं। सो मतलब कंपाउंडिंग में अगेन द रिटर्न विल कम डाउन टू 12, 13, 14%। तो ये समझना जरूरी है जो सेंसेक्स ने दिया। तो वो एक कल्चर था। प्लस फादर बैंक में काम करते थे, तो 90s में 90s में स्कूल में थे तब, तो 90s में 5 साल में पैसा डबल होता है एफडी में, ये एक थॉट था, बिकॉज 14% का इंटरेस्ट रेट था। तो 5 साल में मतलब कंपाउंडिंग 5 साल में, तो शायद वो मैंने इतनी बार सुना था ना, तो शायद वो एक थिंग, वो थॉट है जो मुझे इन्वेस्टिंग में लाया। बट देन आई ऑल्सो मतलब मैं लातूर, आपने सुना होगा महाराष्ट्र में लातूर, तो वो लातूर पैटर्न, पढ़ाई करो, 2 ही चीज़ें होती है लाइफ में तुम्हें करनी, या तो आप इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे। तो मैथ्स अच्छा था, तो डॉक्टर तो नहीं बनना, हम इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। इंजीनियरिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से किया, अच्छे मार्क्स आए, यूनिवर्सिटी में 10th रैंक भी आई, सब आया, बट इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बट इंटरेस्ट 3rd ईयर से इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ जाने लग गया। सो अब स्टॉक मार्केट की चीज़ें होती थी, तो मतलब जब भी डिस्कशन कभी दोस्तों में वगैरह शुरू हुए थे, क्योंकि वो 2003-4 का समय था, थोड़ा सा मतलब मार्केट वाज, मतलब एक आईटी बबल जो हुआ था बबल, तो उसके बाद थोड़ा सा वापस सुधरना शुरू हुआ था। तो तब हमें पता, मतलब ऐसा होता था, तो दोस्त ये करते थे, तो मैं बोलता था कि हाँ ये स्टॉक इतने पे चल रहा है, ये स्टॉक उतने पे चल रहा है। उस वक्त थोड़ा CNBC नया नया आया था, तो देखना शुरू किया था।
सो फिर वो जब बता देते तो लोग दोस्तों को लगता था यार इसको तो बहुत समझ में आता है, और मुझे भी लगा, और हमेशा बोलते थे मुझे भी लगता था मुझे तो बहुत समझ में आता है। तो एक बार फिर जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई 2004-05 में, फिर हम पुणे में आए, तो मेरा एक दोस्त था, मेरे साथी ये था, तो वो बोला यार ये ना यहाँ पे एक स्टॉक मार्केट के क्लासेस है, एक प्रकाश ओक सर होते थे, अभी वो नहीं रहे, मतलब ये पास्ट अवे। सो वो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थे, मेरे पिताजी के सीनियर थे, बट उन्होंने छोड़ के ये क्लासेस शुरू किए थे, और वो एक इन्वेस्टिंग इक्विटी का कल्चर ला रहे थे। तो वो बोला यार चलो इनके, मतलब वो इकोनॉमिक टाइम्स में ना हमेशा मंडे को ऐड आती थी कि वो उनकी क्लासेस की। तो मेरा दोस्त बोला यार चलो हम चलते हैं, हम जाके आएंगे, मतलब वो अटेंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, मुझे सब आता है। तो मैं जब वहां गया तो मुझे समझ में आया मुझे सिर्फ स्टॉक प्राइस पता होती थी और कुछ नहीं पता होता था। तो कंसेप्ट क्या होते, टर्मिनोलॉजीज क्या होते, वो मुझे तब पता चलना शुरू हुआ। तो फिर उसमें इन्वॉल्व हुए फिर वो समय वो था 2004 से लेकर 2008 का, सब चल रहा था, मतलब आप किसी को हाथ लगा लो ये तो सोना हो रहा है। तो मुझे लगा यार ये तो मतलब मैं जो भी एनालाइज करूँ वैसे ही हो रहा है, ये तो मतलब मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। तो उस वक्त थोड़ा सा इन्वेस्टिंग का शुरू हुआ, मतलब पिताजी ने थोड़े से पैसे दिए एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसमें ही शुरू किया। बिगिनर्स लग था, जबरदस्त चले, चीज़ें चली, मतलब आई स्टिल रिमेंबर मेरा आई थिंक 1-2 MBA के जो इंस्टॉलमेंट थे वो भी मैंने वो उसमें से किया। तो मुझे लग रहा था यार मैं ही, फिर वहाँ पे बहुत हेल्प हुई, मतलब MBA का एक टिपिकल मराठी मीडियम से स्कूल से आया हुआ था, तो कम्युनिकेशन स्किल्स वर नॉट दैट गुड कि अब तुम जाके इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो। कैट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, सो इंटरव्यू के कॉल सारे आ गए, बट ग्रुप डिस्कशन में प्रॉब्लम होते थे क्योंकि अपना उतना कम्युनिकेशन स्किल्स इतना ये नहीं था। बट नसीब अच्छा था कि ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक भी मार्केट पे आए, तो हमने वहाँ पे भी ज्ञान दे दिया। फिर इंटरव्यू में वो ग्रुप डिस्कशन देख के वो इंटरव्यू वाला बंदा बोला यार तू CFA क्यों नहीं करता, MBA क्यों कर रहा है, उससे अच्छा मतलब तेरा इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और तब फ्यूचर्स ऑप्शंस ये सब ज्ञान, क्योंकि वो सब चल रहा था, तो ऐसा नहीं है कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू दीज थिंग्स, सो आई हैव गॉन थ्रू दैट। एंड देन ये सारी चीज़ें होने के बाद 2008 का फॉल भी देख लिया, तो ये सब समझ में आ गया कि बॉस ये चीजें जो है ना, देयर नीड्स टू बी अ डिसिप्लिन फॉर दैट। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ व्हेन आई गॉट प्लेस्ड इनटू कोटक बैंक, वेल्थ मैनेजमेंट प्रायोरिटी बैंकिंग का एक डिवीजन होता था, HNIs के पोर्टफोलियोज देखने का वगैरह। तो उसमें मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग का एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्बाइब हो गया बिकॉज ऑफ दिस 2008 फॉल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो फिर एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, इन्वेस्टिंग के पीछे रैशनल होने की रीज़न क्या होते हैं। व्हेन यू सॉ कि लार्ज कैप इंडेक्स 60% डाउन जा सकता है, स्मॉल कैप मिड कैप 70-80% डाउन जा सकते हैं, और तब क्या हालत होती है इन्वेस्टर्स की। सो इसीलिए फिर वो रिस्क प्रोफाइल क्या होता है ये समझ में आ गया। एंड दैट्स व्हेन आई टर्न्ड आउट टू बी, मतलब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल की तरफ ज़्यादा झुका हो गया। सो 2004 से 8 मुझे लगा अरे परिमल को तो कितनी सारी चीज़ें पता है, ऐसा था मैं तो परिमल को तो बहुत पता है। 2008 में पता चला कि भाई तुम्हें, मतलब वहां टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है, बट मार्केट आपको समझ में आया कि मार्केट कैसे फॉल हो सकता है, वो तब समझ में आया। तो फिर उसके बाद पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से ही पोर्टफोलियोज डेवलप करने की कोशिश की गई, एंड उसी को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर मैनेजिंग नाउ। सो फाइनेंशियल प्लानिंग बोल सकते हो आप इसको, या वेल्थ मैनेजमेंट बोल सकते हो। सो दे आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वन कैन यूज इफ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेस और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने हैं, तो नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानिंग इज द वे। यू हैव टू मच ऑफ मनी एंड यू डोंट हैव एनी गोल्स, फिर उसमें वेल्थ मैनेजमेंट आ जाता है। सो उसके बाद आपने अपनी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म शुरू की? यस, सो इन 2008 to 10 मैंने काम किया। फिर 2010 में ये समझ में आ गया कि यार मतलब नथिंग अगेंस्ट एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट आई थिंक आपको इन्वेस्टर की नीड के हिसाब से आपके मतलब एडवाइस होनी चाहिए रादर देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक। सो देन देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स की इंश्योरेंस वगैरह, सो वी वर नॉट वेरी, आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन selling or thing, because that's a risk management tool but it is not used as a risk management tool. So फिर वो शुरुआत हुई 2010 में, I started with that, और फिर वहाँ से ये जर्नी चल रही है। सो 2016 में एक्सीडेंटली हम YouTube में आ गए। सो मैं एक्सीडेंटली आया 2018-19 में। सो माई वाइफ, यदने इन्वेस्टमेंट अकेडमी जो चैनल है, वो वाइफ ने पहले इनिशियल वीडियोस बनाए पूरे बेसिक्स के वगैरह, एंड 2018-19 में जब IL&FS क्राइसिस हुआ तो हमने पहला लाइव सेशन किया, बिकॉज वाइफ ने बोला कि भाई ये तो टॉपिक तुम ही देखो, ये मेरा नहीं है ये टॉपिक। तो फिर वहाँ पे ये किया। फिर वो रॉनेस था मेरे वीडियोस में, मतलब एडिट वगैरह वो मेरे से होता नहीं, इतना पेशेंस नहीं है, तो वो लोगों को शायद कनेक्ट हुआ। एंड जैसे मैं इन्वेस्टर्स के साथ बात करता हूँ वैसे बात करने लगा, तो देन we started with this. फिर we have taken RI license also, RA license also, so all those things are there. So अभी पूरा full fledged
इन्वेस्टर एडवाइजरी का भी है, रिसर्च का भी है, वेल्थ मैनेजमेंट का भी है, सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे सेट है वहाँ पे अभी। अंडरस्टूड। अभी मुझे ये समझना है कि फॉर द ऑडियंस कि ये आपने वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में काम किया, फिर बाद में खुद की स्टार्ट की। टेल अस अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, क्या कुछ स्ट्रक्चर रहता है? सी मतलब उसमें ऐसा अलग कोई डेफिनेशन नहीं है। नॉर्मली मैं इसको बाइफर्केट ऐसे ही करता हूँ, व्हेन यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेस करेंटली एंड यू नीड टू प्लान योर गोल्स विथ फ्यूचर इनकम, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से होना चाहिए, क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन लगाना है। बट जैसे मैंने बोला कि भाई फाइनेंशियल गोल्स के लिए कितना चाहिए, एग्जाम्पल से आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए एंड यू हैव 10 करोड़ रुपीज, तो देन मतलब आप सेविंग अकाउंट में, एफडी में भी रखोगे तो आपके गोल कंप्लीट हो जाएंगे। सो वो जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस है आपके पास, उसको मैनेज करने के लिए भाई वेल्थ मैनेजमेंट कुड बी एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो एक थॉट प्रोसेस कि फिर एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, कितने स्मॉल कैप में होना चाहिए, मिड कैप में होना चाहिए, फिर वो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग होनी चाहिए, डेट में कितना पैसा होना चाहिए, उस पर्टिकुलर बंदे का एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल क्या है। अब लॉट ऑफ टाइम क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपका रिस्क प्रोफाइल हो ना हो, कभी कभी आपको कंपलसरी इक्विटी में पैसा डालना पड़ता है, because to achieve that goal it is not possible for you to park money into fixed income security and achieve that goal। तो वो अचीव करने के लिए आपको इक्विटी में जाना ही पड़ेगा। बट वेल्थ मैनेजमेंट में वैसा नहीं हो सकता। भाई मेरा रिस्क प्रोफाइल नहीं, आई कांट सी माय पोर्टफोलियो गोइंग डाउन बाय 20%, सर देन यू कांट बी यू कांट हैव हायर एलोकेशन इनटू इक्विटी इन दैट केस। फिर वहां पे अदर इंस्ट्रूमेंट्स पे जाना पड़ता है कि डेट में जाना कितना है, या हाइब्रिड कैटेगरी के पोर्टफोलियोज बिल्ड करने, तो वो सारी चीजें। सो व्हेन यू हैव टू मच ऑफ मनी, वेल्थ मैनेजमेंट कुड बी एन आंसर। व्हेन यू हैव लिमिटेड resources to achieve your financial goals, I think financial planning is the answer. Now, Parimal ji, you manage hundreds of crores of HNIs, high net worth investors, or rich people we can say. ये रिच लोग इन्वेस्टमेंट माइंडसेट इनका या फिर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो भी है, पैसों के बारे में अलग कैसे सोचते हैं जो मिडिल क्लास या बाकी लोगों को नहीं पता? सी आई थिंक ये अलग एक मिथ है। मतलब मैं आई थिंक शायद वो हमारी वेवलेंथ मैच होती है इन्वेस्टर के साथ, तभी वो आते हैं। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि आपके पास पैसा जितना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वो इन्वेस्टर उतना ही ज़्यादा रैशनल बनता जाता है। ओके, आई स्टिल रिमेंबर देयर इज वन इंटरव्यू ऑफ मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, और मैं इसलिए राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लुक एट हिम एज अ ट्रेडर। अरे यार वो बहुत बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर थे, ही वॉज एन इन्वेस्टर ऑल्सो। शिरीन भान जी का दिवाली पे एक इंटरव्यू है, आई थिंक वो मिल भी जाएगा यूट्यूब पे अपने को कहीं पे। तो उन्होंने पूछा था शिरीन भान ने राकेश झुनझुनवाला जी को, सो राकेश नाउ यू हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वेल्थ, तो अभी व्हाट आर योर टारगेट रिटर्न्स, व्हाट इज द काइंड ऑफ रिटर्न्स यू वांट टू अचीव, एंड मतलब नेक्स्ट मल्टीबैगर ये कब 4 बिलियन 5-10 बिलियन डॉलर हो जाएगा? मैडम 10-12% रिटर्न आ जाए बहुत है, बोले उसकी कंपाउंडिंग करता रहूँगा, कुछ करने की और ज़्यादा ही नहीं। क्योंकि उनको भी पता है कि पूरा बेस को कंपाउंडिंग से उस तरीके से ग्रो करना इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि इसको मतलब ये 1 बिलियन इसको 2 बिलियन कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर इसको 4 बिलियन, हो सकता है उनके कुछ स्टॉक्स चलेंगे वैसे 100% रिटर्न देंगे, बट ऑन अ कंपाउंडिंग बेसिस, मतलब पूरे पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग पे बात करेंगे कि वह सो रैशनल। बोले मैडम 10-12% से ग्रो हो जाए बहुत हो गया। ओके, सो दिस इज द रैशनैलिटी। सो जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है ना, पीपल बिकम मोर एंड मोर रैशनल। आई हैव सीन सो मेनी बिग पोर्टफोलियोज कि जो देखो एक चीज होती है, अभी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के आप एम्प्लॉय हो ना, तो आप बहुत ज्यादा कमिट करके आ जाते हो। बट व्हेन यू योरसेल्फ आर एक्टिंग लाइक एन इंस्टीट्यूशन, मतलब हम उस तरीके से हमने वेल्थ मैनेजमेंट, तो वहां हम ना रैशनैलिटी की तरफ और ज्यादा लेके जाते हैं। एंड बिलीव मी, व्हेन पीपल आर हैविंग मोर मनी ना, दे बिकम मोर रैशनल। उनको लगता है यार ये सही बात कर रहा है। तो हमारा डिस्कशन कैसे होता है, परिमल एग्जाम्पल, ये मेरे 6-7% एफडी में दे रहा है, मैं थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो सकता हूँ, तो मेरा 9-10% मिल जाएगा मुझे पूरे इस पे। तो उसकी रैशनैलिटी देखो, तो उसको समझाने का, और उसको तुमने ये बता दिया कि सर इक्विटी में आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप बताओ क्या है, वो पूछेगा आपने। सर बोला ये रियल जीडीपी का ग्रोथ नंबर है 6 to 7%, ये रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर है, ये दोनों नंबर को ऐड कर देंगे सर 10 से 12% का होगा। आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं। लॉजिक है उसके पीछे कि भाई ये इतना ग्रोथ होगा, उसका अर्निंग मल्टीपल, ऑब्वियसली वी विल ट्राई एंड ऑप्टिमाइज दैट विदाउट टेकिंग एनी स्पेकुलेटिव कॉल। सो वो बट उसका रैशनल एक्सपेक्टेशन के साथ ही ये शुरू कर दिया। और वो इंटरनली इट्स नॉट दैट कि व्हेन वी टेक दैट पोर्टफोलियो तो हमारा भी टारगेट रिटर्न वो होगा, बट वो उसको अरे सर खाप दिखाते 15-20% 25% के रिटर्न देंगे, वो नहीं कर। ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर करोगे तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अंडर कमिट करके ओवर डिलीवरी हो जाती है, बोलता है यार ये बंदा बोलता मतलब, बट वो ये सही से मतलब ये मेरे को रैशनल बना के रखता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है कि मार्केट ने रिटर्न दिया तो आई एम नॉट एंजॉयिंग।
मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि सर एक्सपेक्टेशन नॉमिनल जीडीपी की रखो, जीडीपी की ग्रोथ की रखो, रिटर्न्स की, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट नहीं दिया और आपको नहीं मिलेगा. सो वी विल पार्टिसिपेट टू द फुलेस्ट, बट एक्सपेक्टेशन रैशनल रख के पार्टिसिपेशन में चलेंगे. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील कि जैसे, बट इट्स नॉट दैट कि मतलब देयर विल बी नो, मतलब ऐसे इरैशनल एक्सपेक्टेशन के लोग नहीं रहते, बट वो वहाँ पे वेवलेंथ मैच नहीं होती, तो यू नो दैट. सो अब इतनी सारे थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशंस हो चुके हैं, तो पहली मीटिंग में डिस्कशन में ही समझ में आ जाता है कि वेदर टू टेक दैट पोर्टफोलियो और नॉट टू टेक दैट पोर्टफोलियो. सो इट्स वेरी क्लियर. आई स्टिल, मतलब अभी जैसे वी हैव RI लाइसेंस वगैरह, तो मीटिंग्स जब होती है तो उसमें इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो भेजा और एक्सपेक्टेशन बोल दे कि मुझे 10% का ही रिटर्न चाहिए परिमल, तो ऐसा ऐसा. और फिर हमारी मीटिंग जब हुई तो मैंने बोला सर कुछ भी चेंज नहीं करोगे तो भी मिल जाएगा. बोले इसीलिए आया था मैं तुम्हारे पास, जो है ना फ्रैंकली बोल दोगे मुझे. मतलब कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, यही करो, फॉलो करो. क्योंकि इंडेक्स फंड था, हाइब्रिड फंड, अच्छा एक हाइब्रिड फंड, एक दो हाइब्रिड फंड्स लेके रखे थे, एक्सपेक्टेशन बहुत रैशनल थे. मतलब क्यों चेंज कर रहे हो चीजें? बस एक स्टॉक का पोर्टफोलियो थोड़ा सा इमोशन में 25, 30, 40 स्टॉक्स का हो गया था जो फॉलो नहीं कर रहे थे, इसको भी चेंज कर दो, इन्हीं फंड्स में डाल दो, कोई जरूरत नहीं आपको कुछ करने की. बोले बस यही सुनना था इसीलिए आया था. बोले सो कोई है नहीं. सो आई थिंक सिंप्लिसिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट. सी एक सिंपल अप्रोच है, बोरिंग अप्रोच है ना, वो मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच हो सकता है इन्वेस्टिंग में. उसको फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सेप्ट नहीं होता है. और स्पेसिफिकली विद स्मॉलर पोर्टफोलियोज ना वो एक्सेप्ट नहीं होता. क्योंकि हमें लगता है और चाहिए और बड़ा चाहिए. वो जैसे कौन सी साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ही है ना कि $400 का ऑन एन एवरेज पैसा खर्च किया जाता है ईयरली ऑन बाइंग लॉटरी टिकट्स. यस, वो जो लोअर मिडिल इनकम के लोग हैं उसमें, और उनका मेडिकल का बिल भी मतलब उतना उन्होंने वहां पे डालना चाहिए. दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर एंड दे आर बाइंग लॉटरी टिकट्स इन द होप ऑफ कि भाई मुझे और बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा. दैट्स द प्रॉब्लम. तो पहले पैसा बनाना है, यस, रैशनैलिटी आएगी, यस, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे सही होती चली जाएगी. स्टार्टिंग में गलतियां होना मतलब जायज है. यस, नहीं वो तो ठीक है, मतलब यू कैन अफोर्ड आल्सो, बट डोंट कीप ऑन मेकिंग दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. अगर मैं आपकी स्ट्रैटेजी की बात करूं, व्हेन यू इन्वेस्ट, मतलब म्यूचुअल फंड के आपने बता दी, ठीक है, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग, किस कैप में कितना जाना है और कहाँ तक जाना है. एंड वी हैव लेजेंडरी इन्वेस्टर्स इन ऑल सेगमेंट. ठीक है, पहले मधुसूदन केला थे, अपने रिलायंस का नाम लिया था, राजीव ठक्कर और लेजेंडरी पीपल, लॉट्स ऑफ लेजेंडरी पीपल. मतलब ये तो मैं एक दो नाम ले रहा हूँ, बट देयर इज़ अ बिग लिस्ट ऑफ द लेजेंडरी पीपल जो एक फ्रैक्शनल अमाउंट लेकर योर पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं. और मतलब जस्ट इमेजिन म्यूचुअल फंड नहीं होता तो उनके सामने हाथ भी जोड़ता कॉमन आदमी तो नहीं लेते पैसे, राइट, बिकॉज एक्सेसिव इतना कैपिटल आ रहा है उनके पास. सो व्हेन इट कम्स टू पिकिंग स्टॉक्स, आपकी फिलॉसफी क्या कहती है? आप किस प्रकार से स्टॉक पिक करते हैं? राइट, पहले तो मुझे वो बिजनेस अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि वो बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, उसके प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, वो ओवरऑल सेक्टर कैसा है. ये मेरा सबसे बड़ा. तो हम एक 5G एनालिसिस करते हैं, तो उसमें 5G मतलब एनालिसिस एक्चुअली स्टार्ट्स विद द इंडस्ट्री वगैरह वो सब चीज़, बट वो एक अट्रैक्टिव नाम होना चाहिए. तो 5G, FIVEG, ऐसा 5G हमने एक एनालिसिस का नाम रखा है, जिसमें हम फाइनेंशियल्स देखते हैं. सो फाइनेंशियल्स पूरे मतलब साउंड फाइनेंशियल्स होने चाहिए, बैलेंस शीट्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या फिर उनके कैश फ्लोज के नंबर्स हो, तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं. आई में आता है इंडस्ट्री. उसके पहले मैं एफ पे सवाल पूछता हूँ, फाइनेंशियल्स पे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें. सी आई थिंक कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ एंड फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम देखते हैं. Okay. मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि भाई प्रॉफिट ग्रो हो गया बट रेवेन्यू ग्रो नहीं हुआ, मतलब कहीं अदर इनकम आ गया, कोई एक्सेप्शनल आइटम आ गया. नो वी डोंट. सो कंसिस्टेंसी इन रेवेन्यू ग्रोथ, कंसिस्टेंसी इन योर प्रॉफिट ग्रोथ. एंड उसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ हो सकती है प्रॉफिट में, इट्स नॉट ओनली नेट प्रॉफिट बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर ग्रोथ, रेवेन्यूज ग्रोथ से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है ना, सो इट शोज अस द ऑपरेटिंग लिवरेज पोर्शन ऑल्सो. तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हम हमेशा देखते हैं कि ये होने ही चाहिए. ये तो मतलब बेसिक है हमारे लिए. मतलब वो स्टोरीज वगैरह नहीं, वो स्टोरी बाद में चलेगी, ओके आई अंडरस्टूड, उसमें भी हो सकती है चीज़ें, बट वी डोंट फॉल प्रे टू दीज थिंग्स. मतलब इट्स ओके, कभी चलेगी वो चीज़ें, कभी नहीं चलेंगी. सो हमने चांस पे, लक पे लेकिन नहीं जाना चाहते. तो जितना हम उसको फुल प्रूफ करना चाहेंगे उतना हम कर देंगे. तो एफ में फाइनेंशियल्स देखेंगे, आई में इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री, कि ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे कर रही है, या कोई ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जिसको
गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्या, आर दे गिविंग सम काइंड ऑफ सब्सिडीज की जहाँ पे जो एक नेचुरल ग्रोथ है उससे ज़्यादा ग्रोथ देने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से है, जैसे कि हमने जैसे ग्रीन एनर्जी वगैरह की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब एक ट्रांजिशन की बात हो रही है वहाँ पे शिफ्ट करने की, तो गवर्नमेंट का एक पुश है उसमें। तो उस हिसाब से अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ तो उसमें वो इंडस्ट्री देखते हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल उसमें क्या पैरामीटर्स जनरली, सो मेजरली ग्रोथ का ही एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि भाई ये आज का मार्केट इतना है और ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। सो दैट्स द थिंग, ऑब्वियसली इट इज अ कॉल, बट देयर आर लॉट ऑफ, आई थिंक IBF एक वेबसाइट है इंडिया की, बेस्ट वेबसाइट है कि हर एक सेक्टर के उन्होंने प्रोजेक्शंस दे के रखे हुए प्रॉपर एनालिसिस करके, आई थिंक दैट इज वेरी गुड। तो एक ग्रोथ पता आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना प्रोबेबिलिटी वाइज कितना एक्यूरेट रहता है वो? नहीं, नॉर्मली अभी वो उसका प्रॉब्लम ये है कि ना वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं होता है। सो वो एक start with, I think that is a good data, but उसके बाद I think you will have to read a lot of reports और specifically उस सेक्टर की जो कंपनीज है ना उनके एनुअल रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे ना तो 4-5 कंपनीज एग्जांपल आपने देख ली तो वो आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल व्हाट दिस कंपनीज आर सजेस्टिंग, तो वहां से वो इंडस्ट्री का ग्रोथ आपको समझ में आ सकता है। सो दैट इज इंडस्ट्रीज, ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे कर रही है। वी इज फॉर वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन में इट्स मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट उसमें इट्स अ गेम ऑफ एजम्पशंस। आपने डिस्काउंटिंग 12% से की, मैंने 10% से की, किसी ने 15% से की, तो वैल्यूएशन कंप्लीटली चेंज हो गया। तो वो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बता सकते हम, हमारे पास क्या ऑप्शन है रिटर्न का, उसके हिसाब से डिस्काउंटिंग करने का। तो नॉर्मली हम 10 से 12% की डिस्काउंटिंग पे हम चलते हैं, सो दैट इज वन फैक्टर। बट वो भी उसमें ग्रोथ के नंबर 12 ले लिए या 15 ले लिए तो चेंज हो सकता है। सो देयर इज अ लॉट। सो हम कंपैरेटिव वैल्यूएशन भी करते हैं, मतलब इंडस्ट्री में ओवरऑल और क्या चल रही है चीज़ें, बाकी कंपनीज की क्या चल रही है, किसी के क्या स्पेसिफिक कुछ मतलब एडवांटेजेस है क्या या इनके है, तो ऐसे एक प्रोबेबिलिटी एनालिसिस निकालते हैं हम। 3 सिनारियोज बनाते हैं, एक होता है वर्स्ट केस सिनारियो कि कितना ग्रोथ होगा, एक होता है बेस केस सिनारियो और एक होता है बेस्ट केस सिनारियो। तो इस हिसाब से 3 मतलब या फिर कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, इसी तरह से तो एक सिनारियो एनालिसिस बनाते हैं। और सिनारियो एनालिसिस में कंजर्वेटिव वे में भी हमें जहां ग्रोथ दिखती है ना, सो वी फील मोर कंफर्टेबल विद दोज कंपनीज। तो ये एक वैल्यूएशन का एक पैरामीटर, हम जितनी कंपनीज हम एनालाइज करते हैं 250-300 कंपनीज को हम फॉलो करते हैं हमारे रिसर्च में, तो उनके ये कंपैरेटिव एनालिसिस हम बना के रख देते हैं। एक सिनारियो एनालिसिस बोलते हैं हम उसको, वो एक रहता है। ई फॉर एंटरप्राइज। इसमें वैल्यूएशन में डीसेफ आपने बताया, कंपैरेटिव कंपनी के लिए कौन सा रेशियो आप मेनली? नहीं, तो कंपेयर मतलब यहाँ कंपैरेटिव जो है वो ग्रोथ के नंबर्स के लिए हम कंपेयर करते हैं, सो बाकी और कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी का एक अलग स्किल होता है। सो उस हिसाब से हम एक ब्रॉडर लेवल पे क्या हो सकता है, एंड इसीलिए हमने 3 सिनारियो पकड़े हैं वहां पे, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। तो उस हिसाब से ये करते हैं। देन वैल्यूएशन होने के बाद ई फॉर एंटरप्राइज, मतलब कंपनी के बारे में पूरा कि कंपनी कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है, ओवरऑल प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, कितना मार्केट को केटर कर सकती है, करंट पोजीशन क्या है, मार्केट शेयर कितना है, वो प्रोडक्ट शेयर कितना है, तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस होती है। एंड लास्ट में जी फॉर गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का कोई ऐसा पैरामीटर एग्जैक्टली ऐसा कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकते हम, बट लिसनिंग टू दी इंटरव्यूज ऑफ दैट मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले क्या बोला है, सबसे बेस्ट होता है कि मैनेजमेंट के ना पुराने इंटरव्यूज जाके देखो क्या बोलते हैं वो, और सही में होती है क्या चीज़, या फिर उसमें कोई डाइवर्जेंस आते हैं क्या। सो आई थिंक दीज आर दी बेस्ट थिंग्स। तो आई लाइक टू लिसन टू लॉट ऑफ मैनेजमेंट इंटरव्यूज, कॉन कॉल्स अटेंड करो उनको, इफ पॉसिबल आस्क क्वेश्चंस टू देम। सो आई थिंक वो फिर मतलब ये धीरे धीरे पता चलता है, या फिर कभी कोई अननेसेसरी चीज़ में न्यूज़ में आ रही चीज़ें, पापा को घर से निकाल दिया, पापा का स्टेक ले लिया, तो फिर वो ऐसे थोड़े दूर रखो ऐसी चीज़ों से। ऑन अ लाइटर नोट, अभी 5G के बाद 6G आ रहा है, तो क्या अपनी स्ट्रेटेजी 5G से 6G लेने वाले? पता नहीं, आई थिंक दैट इट वाज एन इन्वेंशन ऑफ गौरव माय पार्टनर। तो वो मतलब हमने ये बनाया था ये 5 पैरामीटर, तो उसने उसको ऐसा 5G नाम दे दिया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे गवर्नेंस की थोड़ी बात करनी है कि गवर्नेंस का काफ़ी इशू रहता है। अभी 2 दिन पहले, मतलब राइट नाउ वी आर सिटिंग इन पुणे, अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, 2 people डाइड, एंड संडे का दिन था, एंड द पर्सन मतलब जो भी था उसको 15 घंटे में बेल भी मिल गया, ठीक है। सो सेम चीज़ कॉर्पोरेट में भी हमने देखी है कि बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं एंड नथिंग हैपन टू द स्कैमस्टर्स। मैंने कई सारी ऐसी मतलब ऑडिट कंपनीज को भी देखा, ऑडिटर्स को, बड़े बड़े हैं, फ्रॉड्स में इन्वॉल्व थे, एंड दे जस्ट रिजाइंड साइलेंटली, कुछ नहीं हुआ उन पर। वही मैं यूएस में देखता हूँ तो स्ट्रिक्ट एक्शन हुई है, हेज फंड में किन्होंने मैनेज किया, एक बहुत बड़ा केस स्टडी भी है जिस जेल में डेथ हो गई थी वगैरह वगैरह। सो इंडिया में ऐसा कुछ हमें देखने नहीं मिलता है। सो ठीक है, लीगल पार्ट या जो चेंज हो गया दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन, बट मुझे ये जानना है कि
नंबर ऑफ स्कैम्स, ठीक है, कि बहुत सारा मतलब क्या होता है कि पहले के ज़माने में ये होता था कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा इसके बेसिस पे इन्वेस्टर का जो फ्यूचर वो डिपेंड करता था। अभी मैनेजमेंट फ्रॉड करेगा कि नहीं करेगा इस पर बहुत बड़ा फैक्टर हो गया बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या इसमें कुछ तरीके हो सकते हैं कि जिससे ये हमें पता चले, थोड़ी बहुत आइडिया आ जाए कि मतलब कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट मतलब ढंग का है? आई थिंक इसीलिए मुझे लगता है कि नॉर्मली स्मॉल माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स, एसएमईज या फिर छोटे मिड कैप्स, आई थिंक इन स्टॉक से ना थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर दूर ही रहे तो अच्छा रहता है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो ये कंपनीज कॉन कॉल्स नहीं लेते तो वहाँ समझ में नहीं आता, इंटरव्यूज ज़्यादा होते नहीं है, और आपको सिर्फ एक रिजल्ट का डॉक्यूमेंट मिलेगा या फिर आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगी वो, तो वहाँ से आप कितना एनालाइज कर पाओगे इन चीज़। सो ये जो चीज़, इसीलिए मैं नॉर्मली अगर लोगों को स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं बोलता हूँ इट्स बेटर गो विद म्यूचुअल फंड्स। दे हैव अ आर्मी ऑफ एनालिस्ट। अभी जैसे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड जो है, सो समीर रांची मैनेज करते हैं उनके, तो उनसे मिलने का बहुत बार सौभाग्य मिला है। तो द काइंड ऑफ पीपल दीज आर, लाइक दे ट्रैवल सो मच, आपने को लगता है दे आर नॉट जस्ट एनालाइजिंग नंबर्स, दे आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, गोइंग एंड मीटिंग द मैनेजमेंट्स ऑफ द कंपनीज, एंड बिलीव मी these managements cannot afford to fool these people because these people have such a resource मतलब market में, so they will not do such kind of things with these people. So इसीलिए मैं बोलता हूँ कि it's better to, आपने जैसे बोला fractional amount पे आप 0.5-0.75% उनको पैसा दे रहे हो, उस पर उनको हायर कर रहे हो, मतलब आप 100 रुपये दे के भी, मतलब 100 रुपये में से 75 पैसा दे के भाई सर जाके मेरे लिए 100 रुपये के लिए एनालाइज करो, इट्स लाइक दैट। वो ब्रॉडर लेवल पे अमाउंट बढ़े तो इट्स ओके, सो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, बट इट्स बेटर लेट द फंड मैनेजर हैंडल दीज थिंग्स। लार्ज कैप्स में नॉर्मली ये चीज़ें होती नहीं है, सो इट्स बेटर कि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि स्टॉक के पोर्टफोलियोज बिल्ड करने हैं लार्ज कैप्स में, आई थिंक इट वुड बी मतलब इट वुड बी मोर सेफर एज अ रिटेल इन्वेस्टर। अगेन इफ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर विद सुपर पावर्स तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट इफ यू आर अ तुच्छ प्राणी लाइक मी, मतलब मैं खुद को बोलता हूँ पहले कि भाई अपने पास कोई सुपर पावर नहीं है, सो इट्स बेटर कि लार्ज कैप्स ब्लू चिप्स में रहोगे तो वहाँ these people will not be able to do these things or they can't afford because वो हो नहीं सकता। नॉर्मली लार्ज कैप कंपनी, ऐसा नहीं कि नहीं होता, इंटेंशन समझ में आता है, वी हैव सीन अनलिस्ट करने की कोशिश बड़े बड़े ग्रुप से हुई है एट वेरी लो वैल्यूएशंस, तो शेयर होल्डर को पैसा बना के देने की भी इच्छा समझ में आती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये सारे फैक्टर्स जो है वो धीरे धीरे आप जैसे फॉलो करने लगोगे ना तो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टूड। सो बेसिक कंक्लूजन यही है कि अगर मैनेजमेंट फ्रॉड वगैरह चीज़ों को अवॉइड करना है तो स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप की तरफ मत जाइए, और जाना ही है तो म्यूचुअल फंड रूट के जरिए जा सकते हो, क्योंकि जैसे आपने समीर रंज की बात की, सो वो पहले लगता था मतलब 12% तो रैशनल हर किसी को लेके चलना चाहिए, लेकिन ये जो लेजेंडरी फंड मैनेजर जिनके नाम अभी मतलब डिस्कशन में आ रहे हैं, दे हैव गिवन क्रेजी रिटर्न्स, राइट, ठीक है, इजीली 15% को बीट कर गया। बट अगेन हमारा एक्सपेक्टेशन वो होना चाहिए, बिकॉज कब बेयर मार्केट है, कब ये एवरेज आउट होकर कम हो जाए, दैट ओनली टाइम कैन टेल। बट है मतलब ऐसे लोग जैसे हमारी मिस्टर राजू ठक्कर से बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि हम भी मतलब आउटलेट्स में जाके देखते हैं, एक जूस कंपनी के बारे में ही वाज टॉकिंग, तो वो सही में जाके आउटलेट्स में जाके उनकी टीम चेक करती है कि सही में क्या इसका डिमांड आ रहा है, एंड इट हैपेंस, मतलब ये ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, मतलब एशियन पेंट्स का एनालिसिस तो कितने सारे लोगों ने एक्चुअली डीलर्स के साथ जाके डिस्कशन करके सप्लाई चेन समझ के किया हुआ है। यस, आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो एशियन पेंट्स की बात आई है, एक छोटा सा मतलब एक बताता हूँ आपको, इस पर सौरभ मुखर्जी का बहुत अच्छा वीडियो है, एशियन पेंट सौरभ मुखर्जी डाल दोगे 30 मिनट में आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक डेप्थ कितनी हो सकती है एक रिसर्च की, सो यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ दैट। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है? नहीं है, मतलब आई मीन दिस इंडस्ट्री फॉर नाउ सो मेनी ईयर्स, तो आई हैव अचीव्ड माई फाइनेंशियल गोल्स, बट दे आर वेरी रैशनल। मतलब मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा महल खड़ा नहीं करना है, आई लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। सो वो जो भी गोल्स है मेरे, मतलब आई एम फाइनेंशियली फ्री, वैसे कोई ये नहीं है, एक ही बेटा है तो उसका भी एजुकेशन या फिर वो इज इन स्पोर्ट्स, सो वैसे मतलब फाइनेंशियल एंगल से मेरे कोई गोल्स नहीं है। सो आई एम पर्सनली कंटेंट but professionally quite ambitious. So now the goal is to increase our institution to the next level. Maximum लोगों तक ये financial planning की thought process को build करना है, equity culture develop करना है, with mutual fund एक cult वो होना चाहिए, मुझे ऐसा बहुत strongly लगता है, because that is one instrument which will help you in achieving your financial goals and managing your behavior also.
क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे वो चीज़ जो है वो आपको इम्पल्सिवली रिएक्ट करवा सकती है। म्यूचुअल फंड में वो नहीं करवाती, बिकॉज रात को 9, 10, 11 बजे एनएवी आती है, तब तक आपका इम्पल्सिवनेस खत्म हो चुका होता है। सो आई थिंक मैनेजिंग बिहेवियर थ्रू म्यूचुअल फंड्स, आई थिंक उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड मेरे जितने ज़्यादा हम सेशंस कर रहे हैं उस पर बिहेवियर मैनेजमेंट का ही एंगल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का एंगल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हम मुझे। जब आप बता रहे हैं कि फर्म को ग्रो करने का प्लान है, तो उसमें अगर इंडिया मतलब हम जैसे लोगों को उसमें आगे ग्रो करना है तो आईपीओ वगैरह का कुछ प्लान है आपका? नहीं, मतलब आई थिंक आई डोंट नो आईपीओ आएगा, बट मुझे आई थिंक यज्ञा विल गो टू लाइक अमूल वे, सो वी विल हैव अ कोऑपरेटिव मूवमेंट रादर देन सो वो हम मतलब जैसे आई रियली लाइक जीरोदास मिस्टर नितिन कामत जी का वो स्टेटमेंट कि मैं प्रॉफिट के लिए एंगल्स नहीं डेवलप करना चाहता हूँ, बट आई वांट अ गुड कंपनी, प्रोफेशनल कंपनी, इट शुड बी रन, बट प्रॉफिट एट सेंटर नहीं होगा। सो मेजरली प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट, आई ऑलवेज फील दैट। मतलब आई एम अ कैपिटलिस्ट, ऐसा नहीं कि मतलब आई एम मतलब कम्युनिज्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटलिस्ट, बट उसमें आई थिंक मतलब इन्वेस्टर की जीत में हमारी जीत होगी, उस एंगल से हम थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं इन चीज़ों को। मान लेते हैं आपके पास टाइम मशीन होती, आपको ये वक्त मिलता है कि ठीक है 10-15 साल आप पीछे जाके कुछ डिसीजंस को चेंज करें, तो मुझे दोनों पर्सपेक्टिव से बताइए कि यू आर द पर्सन जो एक इन्वेस्टर भी है, जो एक बिजनेसमैन भी है, Yes. एंड दोनों जगह सक्सेसफुल है। सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि दोनों जगह पे एज एन इन्वेस्टर 10-15 साल पहले अगर होते तो क्या चेंजेस करते, और बिजनेस में चेंज करते कुछ चीज़ें, वो क्या होती? सी आई थिंक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो एसआईपी का अमाउंट बहुत बड़ी करता मैं अगर वहाँ जाता तो, बिकॉज उस वक्त में भी मतलब, और मैं मेरे इनिशियल, क्योंकि बिजनेस शुरू करने से पहले मैंने मेरा होम लोन एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन खत्म किया था, शायद वो नहीं करता मैं और वो पैसा इन्वेस्टेड रखता वो था। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब द बेस्ट पार्ट वॉज कि मुझे 2 साल का जो वर्क एक्स था, आई थिंक वहाँ पे क्या नहीं करना है ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है आई एम ऑन राइट डायरेक्शन, वहाँ पे मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। और यूट्यूब वगैरह तो वैसे ही मतलब आई थिंक वी वर अमंग द फर्स्ट की जिन्होंने जेन्युइनली मतलब थोड़ा कंटेंट पे, मतलब सेंसेशन कम और कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया था। आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू वॉच योर सो मेनी ऑफ योर वीडियोस, आपका तो फेस नहीं आता था, आई थिंक 5 लाख होने के बाद आई सॉ योर फोटो, बट द वे यू यूज्ड टू डिलीवर, मतलब ऐसा लगता था कि हाँ सुन, मतलब कुछ भी कर रहे हो तो सुनते रहो यार, मतलब ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है अपने को। तो आई थिंक दैट वॉज रियली गुड, आई स्टिल रिमेंबर दैट। सो वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अब कहने कि क्या आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिला है कि एज एन इन्वेस्टर बिजनेस में मदद हुई, एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट में मदद हुई? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक बिजनेसमैन की मतलब इन्वेस्टर में ऑब्वियसली वी आर इनटू इन्वेस्टिंग फील्ड, तो उसका तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, बट एज एन इन्वेस्टर आई थिंक कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज बिजनेस में भी आ गया, क्योंकि वो डिसिप्लिन वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है हमारी। सो वी डोंट चेंज आवर रूल्स फ्रीक्वेंटली, या फिर लॉज जो है वो चेंज नहीं करते हम, सो इट विल डिलीवर। सो वी हैव बिकम क्वाइट पेशेंट बिजनेसमैन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पेशेंट इन्वेस्टिंग स्टाइल विच वी हैव। Got it. I have these last 2 questions. Yeah. What are the 1 or 2 secrets of wealth creation? I think the rules are discipline and patience. These are the only 2 things, discipline of financial planning and patience of staying invested. तो ये 2 चीज़ अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, यू विल क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। बिलीव मी, ये रूल्स अगर लगा के रखोगे आप, तो इनिशियल ईयर्स में हो सकता है सेविंग के पोर्शन बहुत छोटे होंगे, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स देन आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हो ना, जब आपके बच्चों के एजुकेशन का ऑलमोस्ट डन है और लास्ट फेज ऑफ योर ईयर इनकम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सेविंग हो जाती है और एक बहुत ज़बरदस्त विजडम आपको क्रिएट हो जाता है। आई हैव सीन दैट बिकॉज आई एम मैनेजिंग फ्यू इन्वेस्टर्स सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ, एंड अभी उनमें जो चेंज मुझे लगता है इनिशियल एज से, एंड नाउ इट्स लाइक मार्केट जब गिरता है तो दे आर सो हैप्पी टू इन्वेस्ट मोर। सो वो एक चेंज जो है ना, विजडम जो है ना, वो आई थिंक एक्सपीरियंस से ही आता है। सो आई थिंक डिसिप्लिन एंड पेशेंस, आई थिंक दीज आर दी 2 थिंग्स। तो डिसिप्लिन क्या है कि इंडियंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमारी इकोनॉमी की बात करें, यंग जनरेशन जो है, जेन जी और बाकी लोग, सो दे आर बिकमिंग लाइक 25,000 30,000 सैलरी है तो खर्चे 35,000 के हैं, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंसी है, दोस्तों से उधार लेना है, बाकी चीज़ें हैं, सो
सो दिस इज बिकमिंग अ लाइफस्टाइल। राइट। तो यहाँ पे क्या है ना कि इन्वेस्टिंग करनी है तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अब ये डिसिप्लिन लाने के कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे आई थिंक मतलब अवेयरनेस ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ, देयर इज अ वन बुक कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक जो है ना, मैंने उसके बहुत सारे मतलब वीडियोस भी बनाए हुए हैं मैंने, मतलब 6-7 चैप्टर्स मेजर इनिशियली, दैट इज द जिस्ट, बार बार आगे वही आता है। तो हर 2-3 महीने मैंने वो पढ़ता हूँ मैं बार बार। सो आई थिंक वहाँ पे रैशनैलिटी की तरफ वापस जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स आर देयर इन द मार्केट, राइट। एंड दे विल, मतलब आज आपको प्रसाद अच्छा लग रहा है, आज आपको परिमल अच्छा लग रहा है, कल आपको कोई ट्रेडर अच्छा लगने लगेगा जो उसमें। सो आई थिंक आपको वापस उसी पाथ पे लाना है, उस बोरिंग प्रोसेस पे लाना है। एक वर्ड हम यूज करते हैं, सत्संग। सो इन्वेस्टमेंट सत्संग, एवरी फ्राइडे वी कंडक्ट एन इन्वेस्टमेंट सत्संग, फ्राइडे इन्वेस्टमेंट सत्संग। वही चीजें बार बार बोलते रहते हैं। तो लोग बोलते हैं सर हमें पता आप क्या बोलने वाले हो, मतलब क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, और हमें लॉट ऑफ पीपल जब हम सेशंस लेते हैं तो मिलते हैं, बोले सर हमें पता है आप क्या बोलने वाले हो, आंसर भी पता है, मतलब आजकल तो ऐसा हो रहा है वर्ड टू वर्ड बता रहे हैं बट फिर भी हम आके सुनते हैं वो, बिकॉज इट कीप्स अस इन द राइट डायरेक्शन। सो आई थिंक वो सत्संग होते रहने चाहिए, मतलब वो इट्स नॉट नेसेसरी विथ अस, बट आपको वही चीज़ें बार बार रिपीट करते रहना है। आई थिंक यू विल स्टे इन द राइट डायरेक्शन। तो डिसिप्लिन के लिए परिमल सर के सत्संग आप सुनते रहिए, दैट वुड हेल्प यू अलॉट। एक मॉर्निंग में भी आपका सेशन आज की ताज़ा खबर चलता रहता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। एंड इनका एक न्यूज़ फॉर्मेट भी आता है जहाँ पर हाथ पर लिख के न्यूज़ को समराइज कर दें, दैट इज वेरी गुड। दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन फॉलो। एंड हियर कम्स माई लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सी आई थिंक इन्वेस्टिंग कल्चर ज़्यादा डेवलप होना चाहिए यंगस्टर्स के थ्रू। फाइनेंशियल प्लानिंग पे जितना फोकस कर सकते हो उतना करो। इन्वेस्टिंग की प्रोसेस को बोरिंग बना दो, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी आपको। डू नॉट पोस्टपोन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वो शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में इतने ज़्यादा पोस्टपोन हो जाती है चीज़ें, उसका लॉस जो है ना कंपाउंडिंग में होता है। जैसे रिटर्न्स भी कंपाउंडिंग में आते हैं ना, अपॉर्चुनिटी लॉस का भी वो कंपाउंडिंग निगेटिवली वर्कआउट होता है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। फाइनेंशियल प्लानिंग करके इन्वेस्टिंग को फॉलो करो। आई थिंक यू विल बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सो थैंक यू परिमल जी। मतलब यहाँ पर आज हमें सारे आपकी जो भी प्लानिंग है 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 40 साल की, थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू इक्विटी, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे आप अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू डिसिप्लिन एंड पेशेंस। 2 चीज़ें चाहिए होगी, उसके बिना नहीं होगा। सो आई होप सारी चीज़ें, आपके काफ़ी सारे जो सवाल है वो क्लियर कर लिए होंगे, और कुछ सवाल मिस हो गए होंगे तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ लीजिएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब हमारी परिमल जी से कभी बात होगी, so I'll ask him the same questions. So thank you Parimal ji for the sharing all this wisdom and knowledge. My pleasure. So it was really helpful, and thank you so much for your time. Thank you. Happy investing.